कोई भी मोबाइल हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मोबाइल को डिसेबल करना होता है, खोलना होता है। मोबाइल को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, उसका हाउसिंग खोलते हैं, कवर खोलते हैं। तो हाउसिंग खोलने के लिए हमें ओपनर टूल चाहिए होता है। आप देख सकते हो, इससे भी ओपनर टूल है। ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, और एक ये मेटल का है, और ये है डिस्प्ले और टच। ये फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो, बेंड होता है, मतलब डिस्प्ले टच को निकालने के लिए यूज होने वाला ये ओपनर टूल है, और ये हाउसिंग को निकालने वाला ओपनर टूल है। तो हमें कौन सा चाहिए, सभी चाहिए। ये प्लास्टिक का सिर्फ लेने से नहीं होगा, ये मेटल का सिर्फ लेने से नहीं होगा। हमें जितना टूल होता है ओपनिंग करने के लिए सभी टूल चाहिए, क्योंकि किसी सेट में कोई लगता है, किसी सेट में कोई लगता है। और एक अलग से आप देख सकते हो, इस तरह का सेट भी होता है। आपके पास जितना ज़्यादा टूल हो उतना आपको काम करने में आसानी होगा। टूल खरीदने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ओपनर टूल, जिसे हम मोबाइल को खोलेंगे। और हाउसिंग खोलने के बाद हाउसिंग के अंदर स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू को खोलने के लिए हमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। आप देख सकते हो, मोस्टली 70% 80% प्लस वाला स्क्रू यूज होता है ज़्यादा करके। ये भी प्लस है, और ये मल्टी स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर बहुत सारे बीट होता है, ये बीट का यूज़ करके डिफरेंट टाइप का जो सेट है उसको खोल सकते हैं। मतलब मोस्टली हमें 70% से ज़्यादा यही लगेगा। किसी किसी सेट में अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर भी लगता है, तो उसके लिए हम मल्टी भी ले सकते हैं, या इस तरह का डिफरेंट सेट आता है उसको भी हम ले सकते हैं। और आईफोन को खोलने के लिए हमें कुछ अलग स्क्रू ड्राइवर ज़रूरी होता है। आईफोन के लिए इस तरह का अलग एक स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स आपको लेना होगा। तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। अब देख, स्क्रू ड्राइवर आपको पता चल गया। सबसे ज़्यादा ये लेना है आपको, मतलब दूसरा आपके पास नहीं हो फिर भी आप एक ये ले सकते हो, और बाद में लेने से भी होगा। स्टार्टिंग में आपको ये लेना है, अगर आपके पास बजट है तो आप सभी ले सकते हो। तो इससे हम सेट को खोल सकते हैं। खोलने के लिए हमें ओपनर टूल, स्क्रू ड्राइवर, दो चीज़ चाहिए। खोलने के बाद हमें अब इसको रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग करने के लिए मतलब डिफरेंट कनेक्टर को निकालना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए ट्वीजर। इसको ट्वीजर बोला जाता है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का ट्वीजर आता है, जो बजट इसका थोड़ा हाई है, लेकिन ये अच्छी हाई क्वालिटी का ट्वीजर है। और इससे भी ज़्यादा आप 2-3 हज़ार का ट्वीजर भी आप ले सकते हो, लेकिन शुरू में आपको एक मीडियम रेंज का ट्वीजर आपको लेना है। मतलब डिफरेंट चीज़ को निकालने के लिए, जोड़ने के लिए इस तरह का आयरन लेना होता है। आप देख सकते हो, मोस्टली मेरा जो सामान है वो सनशाइन कंपनी का होता है। सनशाइन का अभी तक का बेस्ट सामान मिलता है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। आपको जो भी सनशाइन का सामान मिले वो सनशाइन के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तभी दूसरा किसी कंपनी का ले सकते हैं, बाकू या कोई अदर कंपनी का आप ले सकते हैं। और आयरन रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए, इसको आयरन स्टैंड बोला जाता है। और आयरन को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए पेस्ट। तो आप देख सकते हो, इसको पेस्ट बोला जाता है। ये नॉर्मल पेस्ट है, और अगर आपको आईसी रिपेयरिंग करना है तो ये स्पेशल टाइप का पेस्ट आपको लेना होगा। ये आईसी पेस्ट बोला जाता है, ये नॉर्मल पेस्ट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए शोल्डर वायर। आप देख सकते हो, इस तरह का शोल्डर वायर, ये पतला वाला है शोल्डर वायर, इसका थिकनेस बहुत ही पतला है। और ये है थोड़ा मोटा वाला शोल्डर वायर, तो आपको पतला वाला लेना है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, और जनरल काम के लिए ये भी चला सकते हो, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये बेस्ट है। थोड़ा जल्दी पैक मेल्ट हो जाता है, और काम करने में भी बहुत ही आसान आपको एक शोल्डर वायर रहेगा। इसके बाद इसको बोला जाता है जंपर वायर। मतलब जंपर का काम अगर आपको हो तो शोल्डर वायर के साथ साथ आपको जंपर वायर भी लेना है। अब डिफरेंट कनेक्टर को निकालना है, जैसे मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, सिम कनेक्टर होता है, जैसे आप देख सकते हो ये सभी काम। और ये चार्जिंग कनेक्टर हो गया, सिम कनेक्टर हो गया, तो आईसी हो गया, ये सभी को निकालने के लिए आपको इस तरह का मशीन चाहिए। इसको बोला जाता है हॉट गन या असेंबली मशीन, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको बोला जाता है हॉट गन या असेंबली मशीन। तो आप ये ले सकते हो। इसका भी प्राइस आपको डिफरेंट टाइप का मशीन मिलेगा। तो आपको शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो मीडियम ले सकते हो, नहीं तो मतलब 10,000
ये 2000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है। तो आपका बजट कैसा है वैसा आप ले सकते हो। आईसी का काम करना है तो आपको हाई बजट लेना होगा। अगर आईसी का काम नहीं करना है तो आप मतलब 2000 का रेंज का प्रोडक्ट भी यूज करके काम कर सकते हो। और ये है मल्टीमीटर, जो डिफरेंट टेस्टिंग होता है मोबाइल का, जितने भी टेस्टिंग होता है सभी टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर यूज करते हैं। और हॉट टेस्टिंग हुई इसको बोला, इससे जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है कोल्ड टेस्टिंग। और जो हॉट टेस्टिंग होता है उसके लिए हमें डीसी सप्लाई देना होता है। तो डीसी सप्लाई देने के लिए इस तरह का मशीन होता है। तो मशीन आपको 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर का होता है। तो ये 5 एम्पियर वाला मशीन है और इसमें डिजिट होता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो ये मतलब 4 डिजिट आप देख सकते हो, 4 डिजिट मशीन है। तो 4 डिजिट होने पर आपको फॉल्ट फाइंड करने में आसानी होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा बजट उतना अच्छा मशीन और उतना मतलब आपको ईजी होगा रिपेयरिंग करने में। उसके बाद इसको बोला जाता है रोजिन पेस्ट। ये भी एक स्पेशल पेस्ट है। इसका यूज करके आप मतलब डिफरेंट चीज़ को जोड़ सकते हो। माइक वगैरह हो गया, आईसी वगैरह हो गया, और शॉर्टिंग, अगर मोबाइल में शॉर्टिंग है तो उसको भी फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे डिफरेंट टाइप का टेप होता है मोबाइल के लिए, जैसे डबल टेप, मतलब दोनों साइड मतलब जोड़ने के लिए यूज होता है टेप, तो इसको डबल टेप बोला जाता है। और ये हो गया एल्युमिनियम या सिल्वर टेप। मोबाइल के बोर्ड में वर्क करने के टाइम में क्या है, जैसे आप मतलब इस आईसी को निकालना है या यहाँ पे काम करना है, तो इसके बगल के जो आईसी कंपोनेंट होता है उसको हीट न लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेप का यूज़ करके ये जो एरिया है उसको कवर कर सकते हो। मतलब जिस पार्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको कवर करने के लिए टेप यूज़ किया जाता है। मतलब ये हीट को अंदर घुसने नहीं देगा। तो इस तरह का टेप को हीट रेजिस्टेंस टेप भी बोला जाता है या थर्मल टेप भी बोला जाता है। आप देख सकते हो ये भी थर्मल टेप, इसको एल्युमिनियम टेप बोला जाता है। दोनों में से आप कोई का यूज़ कर सकते हो। मतलब बेटर ऑप्शन ये है, अगर आपके पास ये ना हो तो इसको यूज़ करके भी आप काम चला सकते हो। तो लिक्विड आप देख सकते हो, ये है यूनिवर्सल लिक्विड प्रूफ फ्रेम लिखा हुआ है। मतलब फ्रेम निकालने के लिए जो डिस्प्ले, जो फ्रेम होता है, जैसे आगे का जो मोबाइल का जो डिस्प्ले टच होता है, आप देख सकते हो टच, और नीचे इस टच के नीचे डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले को निकालने के लिए डिस्प्ले और टच जो होता है वो ग्लू से अटैच होता है, तो उसको ग्लू को मेल्ट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है नो हर्ट टू एलसीडी, देख सकते हो नो हर्ट टू एलसीडी, नो हर्ट टू फ्रेम, मतलब फ्रेम को भी दिक्कत नहीं होगा इससे, एलसीडी को भी दिक्कत नहीं होगा। नो हर्ट टू फ्लेक्स, मतलब इसके डिस्प्ले का जो फ्लेक्स होता है उसको भी कुछ भी खराबी नहीं करेगा। तो मैं मतलब इसका यूज़ करके हम ये डिस्प्ले को आसानी से निकाल सकते। क्लीन करना हो, ग्लू को क्लीन करना हो तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, या ग्लू को क्लीन करने के लिए इस तरह का लिक्विड भी आता है फाल्कन 530, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रीजी स्प्रे है, मतलब मोबाइल के बोर्ड में अगर शॉर्टिंग हो गया है तो एक लिक्विड का स्प्रे का यूज़ करके हम शॉर्टिंग का एरिया जो है उसको फाइंड करते हैं। ये डिस्प्ले में अगर गंदा लग गया तो उसको क्लीन करने के लिए स्क्रीन क्लीनिंग किट आप देख रहे हैं, इस तरह का लिक्विड लगता है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो लिक्विड है, इससे बोर्ड क्लीन किया जाता है। जैसे बोर्ड में मतलब वाटर डैमेज बोर्ड है, या मतलब काम करने के बाद जो गंदा हो जाता है बोर्ड, तो उसको क्लीन करके पहले जैसे बनाने के लिए लिक्विड यूज़ किया जाता है। ये अगर नहीं है तो पेट्रोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड हो गया, 5 टाइप का लिक्विड आपको लगेगा। उसके बाद आप एक ग्लू का यूज़ कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले और टच अगर निकालते हो तो उसको फिर से चिपकाने के लिए इस तरह का ग्लू यूज किया जाता है। और वो लिक्विड रखने के लिए, तो सभी जो लिक्विड है वो रखने के लिए इस तरह का पॉट भी आप अलग से ले सकते हो। मतलब क्योंकि लिक्विड ऐसे ही डायरेक्ट आप डालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा गिर जाएगा। और ये बोतल यूज़ करके आप थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद करके लिक्विड डाल सकते हो। तो इस तरह का पॉट भी आपको लेना ज़रूरी होता है। डिस्प्ले निकालने के लिए इस तरह का ओपनर भी आता है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है। जैसे बोर्ड में काम करने के बाद आपको मतलब देखने के लिए इस तरह का लेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसको निकालने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज किया जाता है, जिससे हम मोबाइल का बोर्ड में जो शॉर्टिंग का एरिया है उसको फाइंड कर सकते। कंपोनेंट शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है, उसको फाइंड करने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज किया जाता है।
तो आप डिस्प्ले को निकालने के लिए इस तरह का डिस्प्ले हीटिंग मशीन आप ये देख सकते हो। डिस्प्ले को हीट करने के लिए ये मशीन यूज की। आईसी से रिलेटेड जितने भी काम होता है या जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको करने के लिए आपको इस तरह का मशीन लेना है। इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और माइक्रोस्कोप के ऊपर में आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मतलब इसमें जो जितने भी छोटे कंपोनेंट है वो सभी को बड़ा करके दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रख दिया हूँ और यहाँ पे आप मॉनिटर में देख सकते हो स्क्रीन में कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आईसी का नंबर सभी आपको क्लियरली यहाँ से दिख जाएगा। तो मतलब माइक्रो लेवल का काम करने के लिए इस तरह का मशीन हमें लेना ज़रूरी होता है। इसमें नीचे लाइट लगा होता है, लाइट को लाइट का ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा या इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के चलते हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर कैमरा नहीं होगा तो मॉनिटर में नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको सिर्फ काम करना है तो मतलब विदाउट कैमरा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरह का मॉनिटर में दिखाना है और मॉनिटर में देख के काम करना है तो आपको कैमरा लेना ज़रूरी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मार्ट चार्जर है, मतलब इसका यूज़ करके हम कोई मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन में हम यहाँ से ले सकते हैं। इसमें एम्पियर शो करता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज भी होता है और साइड में आप देख सकते हो वोल्टेज के साइड में एम्पियर भी लिखा हुआ है। एम्पियर भी शो करता है, मतलब मोबाइल का प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल को अनलॉकिंग करने के लिए मेरे पास ये MRT का बॉक्स है, UFI बॉक्स है और UFS बॉक्स। इस तरह का UFS तो अभी खास यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी चलने वाला UFI बॉक्स है। और अनलॉकिंग करने के लिए MRT UMT इस तरह का बॉक्स भी डोंगल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए हमें ज़रूरी होने वाला टूल्स। और मैं आपको जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैं सभी टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, सभी टूल को कैसे यूज़ करना है। किसी भी मोबाइल में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे बोर्नियो स्मेटिक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोर्नियो स्मेटिक है। इसका यूज़ करके मोबाइल का जो डिफरेंट प्रॉब्लम होता है बोर्ड लेवल का, आईसी लेवल का, कनेक्शन डायग्राम सभी को देख सकते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होता है। तो इसको खरीदना होता है बोर्नियो स्मेटिक्स, आप देख रहे हो बोर्नियो क्लास वगैरह। और इसमें जैसे आप देख सकते हो हार्डवेयर सोल्यूशन, बिटमैप, स्कीमेटिक, लैपटॉप, PC, मॉनिटर सभी का दिया हुआ है। और कौन कौन सा जैसे लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो नए इसमें बहुत सारे लेटेस्ट जैसे Redmi Note 5A, मोटरोला, मतलब डिफरेंट सीरीज का आपको अपडेट है। इस सभी का नॉलेज मैं आपको मेरे वीडियो सीरीज में देने वाला हूँ और जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम होगा। और इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर में। और मेरा कोर्स रेडी है और उसको आप बाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन है और इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका जो बैक कवर है उसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इसका बैक कवर को हमने इस तरह से बाहर कर लिया है। आप देख सकते हो ये जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है और इसका जो एम्पियर है वो 2000 mAh है। तो चलिए इस बैटरी को हम निकाल लेते हैं पहले। और दोस्तों बैटरी को निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोमैक्स का A120 मॉडल है। तो दोस्तों अभी इसका जो अंदर का पार्ट्स है उस सभी को खोलने के लिए हमें इसका जो जितने भी स्क्रू है सभी को निकालना जरूरी है। तो दोस्तों इसका जितने भी स्क्रू था सभी को मैंने पहले निकाल लिया है जिससे वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर के पार्ट्स को निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, इसका जो पीछे का कवर है उसको निकालना है। तो पीछे का कवर को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा गैप बनाना होता है इस तरह से। और गैप बनाने के बाद इस तरह का एक ओपनर का जरूरी है। अब इसका जो लॉक होता है उसको खोलने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इसको लेके आप इस तरह से इसको इसमें फंसाने के बाद आप इस तरह से इसको स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे इसको इस तरह से घुमा सकते हो और घुमाने के बाद इसका जितने भी लॉक होगा वो सभी ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इस तरह से घुमा के इसका जितने भी लॉक है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस तरह से इसका जो पीछे का कवर है वो निकल रहा है।
तो दोस्तों कभी भी आपको इस तरह का अगर बैक कवर को ओपन करना है तो इस तरह का एक टूल मिलता है, तो इसको यूज करें। इसको ओपनर टूल बोला जाता है। तो इसको यूज करने पर क्या होगा, आपका जो मतलब ये जो पीछे का कवर है उसमें स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर है उसको यूज करके अगर ओपन करते हो तो इसमें स्क्रैच आने का भी, और क्या होगा इससे इसके अंदर का जो पार्ट होगा उसमें भी डैमेज होने का चांसेस रहेगा, जैसे कि डिस्प्ले का पीछे का कवर और जो मतलब टच क्रैक होने का भी चांसेस रहता है। तो दोस्तों जब भी आप काम करें तो इस तरह का टूल का यूज जरूर किया करें। तो चलिए मैं इसको इस टूल से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो काम है उसको बहुत ही धीरे से करना होता है, मतलब जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका इसका जो पार्ट्स है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस कवर को निकाल लिया हूँ, आप देख रहे हो इस तरह से। तो दोस्तों इस कवर को इंटरमीडिएट कवर बोला जाता है, और इसके पीछे का जो एक कवर था जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में निकाला था तो इसको बोला जाता है बैक कवर, और इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कवर। तो इंटरमीडिएट कवर क्या करता है कि जो बोर्ड होता है उसको कवर करता है, और इसके अंदर मतलब बहुत सारे कुछ पार्ट्स भी लगे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे की तरफ एक रिंगर डाला गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे टिप भी बनाया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो, मतलब 2 टिप यहाँ पे है और 2 टिप यहाँ पे भी है, और एक छोटा सा टिप यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो रिंगर है, मतलब जो रिंग टोन और जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं मोबाइल के अंदर तो उसका जो साउंड होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है रिंगर। और उसके बाद ये जो टिप आप देख रहे हो तो इसको एंटीना टिप बोला जाता है। और दोस्तों ये जो टिप है इसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं इसको पीछे टर्न करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिप है वो एंटीना है, इसके अंदर एक मेटल का प्लेट होता है। आपको यहाँ पे दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा शेडो जैसा आप देख पा रहे होगे। तो इसके अंदर एक मेटल का स्ट्रिप होता है जो एंटीना के लिए काम करता है। तो दोस्तों जो पहले की मोबाइल होती थी तो उसमें एरियल के लिए एक मतलब बाहर की तरफ एक एरियल को निकाला जाता था। तो उस तरह का एरियल नए मोबाइल में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो लुक है उससे बाधा हो जाएगा। तो इसीलिए मोबाइल का जो इंटरमीडिएट कवर होता है उसके अंदर ही इस तरह का एक मेटालिक प्लेट को रख के उसको ऊपर से मतलब एक टेप लगाया हुआ है, तो इस टेप से कवर कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो मेटल का पार्ट है वो एंटीना के रूप में काम करता है, जो मतलब सिग्नल को रिसीव करता है, आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है। जो सिग्नल मोबाइल से जब बाहर की तरफ जाता है तो उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो अगर आपका ये जो टिप है उसमें अगर मतलब यहाँ पे ब्लैक डॉट हो गया, मतलब कार्बन जम गया, या समटाइम्स मानिए इसका जो मतलब कॉन्टेक्ट है वो अच्छी तरह से बोर्ड के साथ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है वो नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंटीना, और यहाँ पे भी एक एंटीना, और यहाँ पे भी एक एंटीना है। तो मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एंटीना मोबाइल का है और कौन सा एंटीना मतलब दूसरे फंक्शन के लिए है। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर 3 तरह की एंटीना का यूज किया जाता है। एक होता है मोबाइल के लिए, जो मोबाइल का सिग्नल जो हम कॉल करते हैं, कॉलिंग का सिग्नल इन और आउट करने के लिए। तो वो क्या होता है, उसका रेंज बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि मोबाइल का जो टावर होता है और मोबाइल से उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए उसका जो एंटीना होता है सबसे बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो एंटीना है मतलब सबसे बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू अदर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा एंटीना यहाँ पे है, तो एक छोटा एंटीना है, और यहाँ पे भी एक बहुत ही छोटा सा एंटीना यहाँ पे भी रखा गया है। तो सबसे बड़ा एंटीना ये है, तो इसीलिए ये जो एंटीना है वो मोबाइल के लिए यूज होने वाला एंटीना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप एंटीना देख रहे हो तो ये एंटीना वाईफाई के लिए यूज होने वाला एंटीना है, और ये जो एंटीना है वो ब्लूटूथ के लिए यूज होने वाला एंटीना है। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब किसी भी मोबाइल में अगर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस एंटीना का जो टिप है उसको क्लीन करना है, और इसको मतलब देखना है मतलब फिजिकली डैमेज तो नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो इसके अंदर जो सिग्नल आता है वो मोबाइल के बोर्ड उसको देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल के बोर्ड में इस तरह का 3 यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। तो ये 3 पॉइंट इस तरह का यहाँ पे आप जो डॉट है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डॉट है, मतलब 2 ही टिप यहाँ पे बनाया है, एक टिप यहाँ पे उखड़ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उखड़ने के बाद जो इसका जो मार्क है वो यहीं पे बना हुआ है। तो इसका जो 3 लेग्स है एंटीना का, वो इसका जो 3 टिप है उससे कनेक्ट होता है, और उसके बाद मोबाइल से जो भी सिग्नल बाहर जाना होता है वो एंटीना को मिल जाता है। ये जो एंटीना है पीछे की तरफ
उसको मिल जाता है और सिग्नल बाहर की तरफ चला जाता है। और कोई सिग्नल अगर बाहर से आता है तो पहले एंटीना को मिलता है और फिर एंटीना यहाँ टिप तक उस सिग्नल को लेकर आता है और फिर इस लेग को सिग्नल मिलता है। और लेग को मिलने के बाद इसका जो मेन बोर्ड है यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख रहे हो इस तरह से। और दोस्तों ये जो एंटीना का बोर्ड है वो बहुत ही छोटा सा है इस मोबाइल के अंदर। इसी मोबाइल के अंदर ये मेन बोर्ड के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें मतलब छोटा सा यहाँ पे इसका डिजाइन मतलब कुछ अलग है। तो इसके लिए तो एंटीना के लिए अलग एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे रखा गया है। तो इस बोर्ड के अंदर जो भी सिग्नल इन या आउट होता है तो उसको मेन बोर्ड के अंदर आना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का एक केबल रखा गया है। तो इस केबल को RF केबल बोला जाता है, आप देख सकते हो इस तरह से। केबल को मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ और ये जो बोर्ड है एंटीना का उसको भी मैं आपको इस तरह से निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो केबल है उसको RF केबल बोला जाता है, जो एंटीना का सिग्नल को इस बोर्ड में मतलब कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। तो ये एंटीना का बोर्ड हो गया, लेकिन सभी मोबाइल में आपको इसी तरह का अलग एक बोर्ड नहीं देखने को मिल सकता है। मतलब समटाइम्स क्या होता है, जो मेन बोर्ड होता है उसमें भी एंटीना को रखा जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपका मोबाइल का डिज़ाइन किस तरह का है। तो ये जो बोर्ड हो गया वो एंटीना का बोर्ड हो गया और इस तरह का केबल को हम RF केबल बोलते हैं। तो कभी भी हमारे मोबाइल में अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टिप को देख लेना है। इस टिप में कोई डैमेज है तो उसको रिपेयर करना है, उसको क्लीन करना है पहले। और उसको क्लीन करने के बाद अगर फंक्शन नहीं हो रहा है तो ये जो टिप है मतलब वो सभी को क्लीन करना है अच्छी तरह से। अगर इसमें ब्लैक डॉट या मतलब कार्बन बोला जाता है, उसको कार्बन जम जाता है तो भी मतलब काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह का जो RF केबल होता है उसका कनेक्शन चेक करना है, क्योंकि अगर एक केबल इसमें कनेक्ट नहीं होगा तो इसका सिग्नल इन और आउट नहीं हो पाएगा। तो इसका केबल चेक करना है और केबल में अगर आपको कहीं फिजिकल डैमेज या मतलब कट फट और ज़्यादा बेंडिंग अगर आपको इस तरह से मतलब कुछ बेंडिंग का अगर आपको दिखाई दे तो केबल को चेंज कर देना है। और केबल का कनेक्शन मेन बोर्ड के साथ भी होता है, मतलब नीचे की तरफ केबल का कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल में नो नेटवर्क का प्रॉब्लम का हम जो बेसिक सोल्यूशन है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमारे मोबाइल में वाईफाई का सिग्नल वीक और मतलब नहीं आने का, वाईफाई कनेक्ट नहीं होने का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें इस एंटीना को चेक करना है। तो मोबाइल का एंटीना है वो सबसे बड़ा होता है और उससे जो छोटा एंटीना होता है वो वाईफाई के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंटीना है वो वाईफाई के लिए है। तो ये जो पार्ट है उसे रिंगर बोला जाता है। तो रिंगर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमें किस तरह से चेक करना है इसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो रिंगर है वो रिंग टोन देने का काम करता है, या जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस करने का काम है रिंगर करता है। और इसका पोजिशन ऑलवेज बैक की तरफ होता है। और एक और स्पीकर होता है जिसे हम ईयर पीस या एयर स्पीकर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जो हमारे कान है वहाँ उसके पास रखा गया होता है। और उसका काम क्या होता है, जब हम मोबाइल में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो जो आवाज़ हम सुनते हैं अपने कान के अंदर तो वो प्रोड्यूस करने का काम वो जो एयर स्पीकर होता है वो करता है। तो फ्रंट साइड में होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में करने वाला हूँ। लेकिन ये जो बैक साइड में रहने वाला स्पीकर है जिसे रिंगर भी बोला जाता है या समटाइम्स बजर या लाउड स्पीकर भी हम बोलते हैं, तो इसका रिपेयरिंग किस तरह से करना है। तो मानिए अगर इसमें साउंड नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस स्पीकर को पहले चेक करना है। और स्पीकर को चेक करने से पहले आपको क्या कर लेना है, इसका भी लेग जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो दो लेग है यहाँ पे देख रहे हो, दो लेग इस तरह से, तो दोनों लेग को पहले क्लीन कर लेना है। और लेग को क्लीन करने के बाद इसका भी टिप होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड में। मतलब एक कुछ इस तरह से प्लेस होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो। साउंड निकलने के लिए पीछे की तरफ इस तरह से नेट बनाया गया है, तो यहाँ से साउंड निकलता है। और तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो बैक कवर है उसमें भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब साउंड निकलने के लिए होल्स बनाया गया है, क्योंकि अगर होल्स नहीं होगा तो साउंड मतलब बाहर अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ पे स्पीकर होता है वहाँ पे इस तरह का होल्स बनाया गया होता है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो नेट रखा गया है और इसके बैक साइड में क्या है, स्पीकर को प्लेस किया गया। तो स्पीकर का जो दो लेग है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, बोर्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो बोर्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए आप देख रहे हो बोर्ड यहाँ पे है, तो बोर्ड से मतलब दो टिप को बाहर निकाला जाए इस तरह से, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है तो अब पहले हम क्या करेंगे, स्पीकर का जो लेग है उसको क्लीन कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो टिप बना है उसको हम क्लीन कर लेंगे। और ये क्लीन करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो हम स्पीकर को चेक करेंगे, क्योंकि स्पीकर में फॉल्ट होने पर भी साउंड नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको चेक करने का प्रोसेस भी सेम है। इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, स्पीकर का जो दो लेग है उसमें टच करना है इस तरह से। और टच करने के बाद आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है,
तो दोस्तों इस तरह से चेक करने पर जो रीडिंग है वो मतलब 7 to 12 आना चाहिए। तो इसके अंदर जो रीडिंग है वो 6 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीकर मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। स्पीकर काम करेगा लेकिन इसका जो साउंड प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब रीडिंग अगर मतलब 7 to 12 से कम या ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्पीकर फुल्ली फल्टी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कॉइल को रख के बनाया गया होता है स्पीकर को, तो उस कॉइल का जो रीडिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और वो होने पर क्या होगा, जो स्पीकर साउंड होगा वो मतलब अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। साउंड थोड़ा कम या मतलब कुछ फटा सा साउंड आने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर इसका रीडिंग अगर बिल्कुल नहीं आता, कोई भी रीडिंग अगर नहीं देता मल्टीमीटर, तो क्या होता है, स्पीकर फुल्ली फॉल्टी होता है और स्पीकर काम नहीं करता। तो इस तरह से अगर स्पीकर रीडिंग कम या ज़्यादा आता है तो इसका मतलब होता है स्पीकर पार्शियली फॉल्टी है, मतलब फुली फॉल्टी नहीं है। उसमें मतलब साउंड मतलब डिस्टॉर्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, साउंड अच्छा नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर इसका रीडिंग अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीकर मतलब बिल्कुल काम नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर से जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप स्पीकर को चेंज भी कर सकते हो, या अगर आपका साउंड भी अच्छा नहीं आ रहा है तभी भी आप स्पीकर को चेंज कर सकते हो। लेकिन तो अगर स्पीकर को चेंज करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो बोर्ड है उसमें चेक करना है। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम मतलब पहले स्पीकर को चेंज करें फिर क्या करें, मतलब स्पीकर चेंज करने के बाद अगर बोर्ड में प्रॉब्लम है तो फिर हम बोर्ड को रिपेयरिंग करें, मतलब दोहरा काम हो जाता है। तो स्पीकर को चेंज करने से पहले आप मतलब बोर्ड में फॉल्ट है या नहीं है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसका भी एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को सेम बीप मोड में ही रखना है, सेम बीप मोड में रखना है पहले की तरह। और उसके बाद क्या करना है, मतलब ये जो रेड प्रोब है, रेड प्रोब, तो उसको माइनस में रखना है। कहीं पे भी आप माइनस में रख सकते हो। और फिर जो ब्लैक प्रोब है उसे हमें इसका जो दोनों टिप है उसमें चेक करना है इस तरह से। तो आप देख सकते हो इसमें जो रीडिंग आ रहा है वो 356 है। तो दूसरे टिप में भी आप देख रहे हो मतलब 356 रीडिंग आ रहा है। से अगर टिप में रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बोर्ड के अंदर का जो कंपोनेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड का कंपोनेंट अगर ओपन है तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। तो ये जो स्पीकर टिप है उसके साथ कोयल कैपेसिटर और रजिस्टर को जोड़ा गया होता है। तो अगर कोयल फॉल्टी हो जाता है तो कोयल मोस्टली क्या होता है, सीरीज कनेक्टेड होता है। तो अगर इसमें नो वैल्यू देता है तो इसका मतलब हो जाता है कि जो कोयल है वो फॉल्टी है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वो ओपन हो जाने पर क्या होगा, जो लाइन है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं आ पाएगा, कोई भी रीडिंग नहीं आ पाएगा। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है कि जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब रीडिंग आ रहा है कुछ रीडिंग मतलब 250 से लेके 700 के बीच में यहाँ पे रीडिंग आ सकता है। तो 250 से लेके 700 तक के बीच में रीडिंग अगर आ रहा है तो मतलब इसके अंदर का जो कोयल है और जो और कंपोनेंट है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मानिए यहाँ पे बीप आ रहा है, मतलब ग्राउंड के साथ टच करने पर अगर बीप आ रहा होता तो इसका मतलब क्या होता, कोयल सही है लेकिन जो पैरेलली कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं जैसे रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो उसमें फॉल्ट होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब फाइंड कर सकते हो कि आपका बोर्ड में फॉल्ट है या नहीं है। तो स्पीकर चेंज करने से पहले आप इस तरह का जो टिप है उसमें रीडिंग को चेक कर ले, और रीडिंग अगर मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा है 250 से 700 के बीच में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट है। अगर यहाँ पे बीप आ रहा है तो भी आपका बोर्ड फॉल्ट है, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है तो भी आपका जो बोर्ड है वो फॉल्ट है। इस तरह से आप बोर्ड का फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। और बोर्ड में फॉल्ट नहीं है तो इसका मतलब 100% आपका जो स्पीकर है वो फॉल्ट होगा। तो इस तरह से आप एक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर का जो रिंगर होता है उसका टोटल रिपेयरिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है बैटरी कनेक्टर का, जो मतलब पूरे बोर्ड को वोल्टेज सप्लाई करता है। मतलब एनर्जी का जो सोर्स है, मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जितने भी एनर्जी जरूरत होता है तो उसको सप्लाई करने के लिए इस तरह का कनेक्टर होता है। इसमें कोई फॉल्ट आता है तो हमारा मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो इस फॉल्ट को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो इसको दूर करने के लिए या इसमें फॉल्ट है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, तो डेड मोबाइल को चेक करने का प्रोसेस भी इसे बोला जाता है। तो हम एक डेड मोबाइल को
चेक करने के लिए मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे आप पहले बैटरी को चेक कर ले, बैटरी में फॉल्ट है। जैसे इसके साथ मतलब कि बैटरी होता है, मैं इसी का बैटरी है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी मोबाइल का बैटरी है। तो अगर एक मोबाइल डेड है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इस बैटरी को चेक करना है। तो इसीलिए DC 20 वोल्ट में रख के और इसका जो दोनों प्रोब है उसको आप टच कर सकते हो, कहीं पे टच करो मैटर नहीं है। मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस में भी कर सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो। अपोजिट करने पर आपका जो रीडिंग है वो मतलब नेगेटिव आएगा और सेम करने पर आपका जो रीडिंग है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब सिमिलर करने पर आपका जो रीडिंग है आप देख रहे हो इस तरह से पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम प्रोब को अपोजिट करके इसको चेक करते हैं तो जो हमारा रीडिंग है आप देख रहे हो आगे निगेटिव का साइन आ गया। तो इस तरह से हम बैटरी का प्लस पिन और माइनस पिन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर ये मिट गया है यहाँ से सिंबल इसका तो आप चेक करें। अगर आपका रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब रेड के साथ प्लस और ब्लैक के साथ माइनस है। अब देख सकते हो इसका जो रीडिंग है 3 है, 2.99 मतलब 3 के करीब है। मतलब ये जो वोल्टेज है इसका डाउन है, 3.7 होना चाहिए या 4.2 तक हो सकता है फुल चार्ज होने के बाद। तो अभी इसका वोल्टेज 3 है, इसका मतलब इस बैटरी से मोबाइल ऑन नहीं होने वाला है। मतलब ये बैटरी डैमेज है, इसको रिप्लेस करना है या तो इसको बूस्ट करके मतलब हमें इस मोबाइल में डालना होगा। अगर मोबाइल डेड है तो सबसे पहले बैटरी चेक करें और उसके बाद अगर बैटरी डेड है तो नए बैटरी को डालें या तो DC पावर सप्लाई से आप वोल्टेज दे सकते हो। 3.7 से लेके 4.2 सेट करके इस बैटरी कनेक्टर में आप वोल्टेज दे सकते हो। लेकिन वोल्टेज देने के टाइम में आपको क्या करना है, मतलब प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही डालना है। अपोजिट अगर डालोगे तो मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। तो चेक करने के टाइम में आप अपोजिट डालो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको जब वोल्टेज देते हो मोबाइल के अंदर तो उस टाइम में आपको सिमिलर डालना है, यानी कि प्लस में प्लस माइनस में माइनस ही डालना है। तो चलिए मैं इसका जो सॉर्टिंग टेस्ट किस तरह से करना है तो मैं मल्टीमीटर को बीप में सेट कर देता हूँ और इसका सॉर्टिंग किस तरह से फाइंड करना है, यानी कि मोबाइल का जो बोर्ड है वो शॉर्ट है या नहीं है और किस तरह से कितना रीडिंग आना चाहिए इसका प्लस में। और जो बीच का पिन होता है जिसे हम BSI बैटरी स्टेटस इंडिकेटर पिन बोलते हैं उसमें, और जो नेगेटिव पिन होता है तो उसमें किस तरह का रीडिंग आना चाहिए, तो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेड प्रोब है उसको माइनस में रखना है। मतलब ब्लैक प्रोब को माइनस में रख के आप नहीं चेक कर सकते, आपका जो रीडिंग है वो नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ब्लैक को यहाँ पे रखा हूँ तो चलिए रीडिंग देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी रीडिंग है। बीच में भी आपको चेक करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी रीडिंग है। यहाँ बॉडी में टच हो रहा है, बॉडी का मतलब माइनस होता है तो इसलिए बीप दे रहा है। तो ये भी इन्फिनिटी है और माइनस तो बीप देगा। माइनस को किसी तरह से भी चेक कर सकते हो। तो अगर हमें प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो हमें क्या करना है, रेड को ग्राउंड में टच करना है और फिर ब्लैक से चेक करना है। ब्लैक से चेक करने पर चलिए आप देख सकते हो इस तरह से ब्लैक से चेक करने पर जो पॉजिटिव का रीडिंग है, मतलब मानिए आपको मतलब ये पिन मालूम नहीं कौन सा पिन है तो इसका रीडिंग देखिए कितना है 399 और जो बीच वाला है उसका रीडिंग देखते हैं तो इसका रीडिंग है 1574। तो जो रीडिंग लो होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है और जो रीडिंग हाई होता है उसको BSI पिन माना जाता है। तो इस तरह से एक बोर्ड में जुड़े बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI पिन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टीमीटर से। दोस्तों ये जो रीडिंग था वो बिल्कुल सही था। मतलब ये जो पॉजिटिव है उसका रीडिंग 250 से ज़्यादा आना चाहिए। 250 से लेके 700 के बीच में कोई भी रीडिंग आ सकता है। मतलब वो डिफरेंट मोबाइल का डिफरेंट रीडिंग हो सकता है। तो 250 से 700 तक का रीडिंग प्लस शो करता है और जो BSI है मतलब उसका रीडिंग होता है 450 से लेके 1800 तक। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो मतलब जो प्लस है वो कम वैल्यू वाला होगा और जो BSI है वो ज़्यादा वैल्यू वाला होगा। तो इस तरह से हम प्लस BSI और माइनस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये प्लस में बीप दे रहा है, मतलब माइनस में तो बीप देगा ही, लेकिन प्लस में भी अगर बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड शॉर्ट है। तो बोर्ड शॉर्ट होने पर क्या करना है आपको, जो बैटरी कनेक्टर के करीब में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सभी को चेक करना है। जो भी कंपोनेंट्स आपको शॉर्ट मिले उसको पहले निकाल दे जाना है। आपको ये बोर्ड शॉर्ट होने पर आपको पूरी बोर्ड के अंदर
बहुत सारी कैपेसिटर्स में डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन, पावर आईसी सेक्शन, इस तरह के सेक्शन में आपको सॉर्टिंग मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो टारगेट आपको करना है बैटरी कनेक्टर के पास में करना है। बैटरी कनेक्टर के पास में जितने भी कंपोनेंट आपको मतलब शॉर्ट दिखाई दे उसको आपको निकाल देना है। और निकालने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको आगे ट्रबल शूट करना है। या तो क्या कर सकते हैं, आपको लो वोल्टेज मतलब 1.5 to 2 वोल्ट दे के इसको मतलब देना है। मतलब नॉर्मली हम 3.7 बोल देते हैं, लेकिन शॉर्टिंग कंडीशन में आप अगर 3.7 दे रहे हो तो आपका मतलब बोर्ड डैमेज होने का, आईसी मतलब जलने का चांसेस रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है, 1.5 to 2 वोल्ट आपको देना है यहाँ पे, और चेक करना है कहीं पे कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है या नहीं। और कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है तो उस सेक्शन में जितने भी मतलब कंपोनेंट्स हॉट आपको मिले उसको पहले निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक शॉर्ट मोबाइल का ट्रेसिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है वो बैक कैमरा है, और इसके बगल में आप ये जो पार्ट देख रहे हो मतलब फ्रंट कैमरा है। तो दो कैमरा को इस तरह से यहाँ पे डाला गया है। तो मानिए अगर एक कैमरा फॉल्टी हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस कैमरा को बहुत ही आसानी से इस तरह से निकाल देना है। इसको हम इस तरह से ऊपर करने पर एक कैमरा निकल जाता है, आप देख रहे हो इस तरह से। तो फॉल्टी कैमरा को इस तरह से निकाल के बाहर कर देना है, और जो सही कैमरा है उसको लाके यहाँ पे फिर से डाल देना है। इस तरह से यहाँ पे रखना है और फिर इस बटन को इस तरह से प्रेस कर देना है, तो ये बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कैमरा फॉल्टी है तो हम एक कर सकते हैं, लेकिन मानिए कैमरा बिल्कुल सही है, मतलब नए कैमरा को आप डाले फिर भी आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक कैमरा के कनेक्टर के बगल में आप बहुत सारे आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया है और कुछ कंपोनेंट इस साइड में है। तो मतलब हमें पता नहीं है कि एक कंपोनेंट इस कैमरा का है या इस कैमरा का है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैमरा कनेक्टर में बहुत सारे पिन है, तो सभी पिन में टच करके इससे रिलेटेड कंपोनेंट को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका पिन का जो आप साइज है आप देख सकते हो बहुत ही छोटा पिन्स है और बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, मतलब बहुत ही नजदीक इसको रखा गया है। तो इस कंडीशन में हमें हर एक पिन के साथ जो कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए मैं इस पे रख के एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है वो मतलब कैमरा के इस पिन के साथ बीप दे रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है इस कैमरा का है, तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पे जो कैमरा लगेगा वो काम नहीं करेगा। तो ये जो कंपोनेंट है वो रेजिस्टर है, और इसको अब हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका दोनों ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन हमें फाइंड करना है। जैसे मैं एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लेता हूँ और एक प्रोब को यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करने के बाद चलिए ये साइड बीप नहीं दे रहा है, और जो दूसरा साइड है उसमें चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा साइड भी बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वो सीरीज कनेक्टेड है। इसको हम निकाल के बाहर नहीं कर सकते, इसको निकालने पर क्या हो जाएगा, इसका लाइन ओपन हो जाएगा। और ये कंपोनेंट फॉल्टी है तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें जंपर करना होगा, और जंपर करने के बाद इसका जो सोल्यूशन है वो 100% हो जाएगा। मतलब कोई कंपोनेंट का कनेक्शन किस कनेक्टर के साथ है वो आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको जो दूसरा कंपोनेंट है उसका कनेक्शन भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये दूसरा कंपोनेंट भी इसी का है, और जो तीसरा कंपोनेंट है और ये जो तीसरा कंपोनेंट है वो भी इसी का है। तो ये शायद बोथ कैमरा का भी हो सकता है, तो मैं इस कैमरा से भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अगर मानिए आपको ये फ्रंट कैमरा में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये फ्रंट कैमरा का जो कनेक्टर है, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये जो फ्रंट कैमरा है इसका जो कनेक्टर है थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको इसको इस तरह से ऊपर कर लेना है और फिर इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको निकाल के आप बाहर कर सकते हो, और जो दूसरा जो सही वाला कैमरा है उसको फिर से यहाँ पे डाल के लॉक कर सकते हो।
लेकिन कैमरे को डालने के बाद भी अगर फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको फिर इसी तरह से इस कैमरा को जिस तरह से हमने चेक किया उसी प्रोसेस से आपको इसको भी चेक करना है। तो चलिए मैं इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोब को रख देता हूँ और फिर इसका सारी पिनों में मैं इस तरह से कनेक्शन चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब ये जो कंपोनेंट है वो कॉमन कंपोनेंट है, इसका भी है और इसका भी है, बोथ कैमरा का कॉमन कंपोनेंट है। तो अगर एक कंपोनेंट फॉल्टी हो जाता है तो दोनों कैमरा काम नहीं करेगा। तो अगर दोनों कैमरा काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड फॉल्टी हो सकता है, तो बोर्ड को रिपेयर करें। अगर सिंगल कैमरा काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका कैमरा में फॉल्ट हो सकता है, तो उस टाइम पहले कैमरा को रिपेयर करके देखें। और तो इस तरह से फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो तो उसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें कैमरा को रिप्लेस करके देखना है, या तो कैमरा को रिप्लेस करने से पहले आप बोर्ड का टेस्टिंग भी कर सकते हो, जैसे इससे जुड़ी कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो और उसमें फॉल्ट है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करके, और फॉल्टी दिख रहा है तो उसको रिपेयर करके और फिर उसी कैमरा से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉल्टी नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैमरा को बदल के नए कैमरा को डाल के और फिर एक बार चेक करना है। तो अगर फॉल्टी होगा तो कैमरा में होगा या तो बोर्ड में होगा, इससे आगे का कोई फॉल्ट नहीं होता है। इससे आगे इसका जितने भी कनेक्शन होता है वो मोस्टली मतलब मोबाइल का सीपीयू के साथ होता है। तो सीपीयू में फॉल्ट आएगा तो मोबाइल डेड हो जाएगा। तो अगर कैमरा में फॉल्ट आता है तो मोस्टली आपका जो फॉल्ट है इसी सेक्शन में आने का रहता है। तो दोस्तों कैमरा के बाद चलिए मैं आपको एक और कनेक्टर के चेकिंग प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो कनेक्टर है वो टच का है और इस कनेक्टर के साथ यहाँ पे एक आईसी भी डाला गया है। तो ये जो आईसी है वो टच का है। तो मानिए आपका टच में कोई क्रैक नहीं है, मतलब टच बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन अगर आपका टच काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस आईसी के सराउंडिंग में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, तो सभी कंपोनेंट को आपको चेक करना है। तो सभी कंपोनेंट्स, तो ये जो कंपोनेंट्स है वो मोस्टली कैपेसिटर है। सभी कंपोनेंट आप देख सकते हो कैपेसिटर्स है। तो कैपेसिटर में आप चेक करोगे तो मतलब इसको दोनों इन में चेक करने पर बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से बीप का साउंड नहीं आ रहा है कहीं पे। तो इस तरह से इस सारी कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हो। लेकिन मानिए कोई कंपोनेंट आपको फॉल्टी लग गया है तो उस कंडीशन में इसको रिपेयर करने के लिए आप पहले क्या करो, ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन चेक करो। तो इस तरह से चेक करने पर आप देख सकते हो एक कनेक्शन, एक कंपोनेंट का एक कनेक्शन ग्राउंड के साथ है और जो दूसरा कनेक्शन है वो प्लस के साथ होगा। तो ये जो मतलब प्लस पिन हो गया इस कैपेसिटर का, तो इसका कनेक्शन 100% इस आईसी के साथ होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आईसी का किसी पिन के साथ इसका कनेक्शन होगा, मतलब आईसी का इस पिन के साथ इसका कनेक्शन है। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, इस आईसी को मतलब जो भी सिग्नल है यानी कि वोल्टेज अगर दे रहा है तो वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, टच हमारा काम करना बंद कर देगा। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए आप इसको सिर्फ निकालने से भी काम करेगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। ये शॉर्टिंग हो जाने के बाद ये वोल्टेज को मतलब बाईपास कर देता है ग्राउंड की तरफ। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो पैरेलली कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसको निकालने से भी काम चल जाता है। तो हो सके तो आप इसको रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के टाइम में आपको क्या करना है, इसका साइज जितना है उतना ही साइज का दूसरा कंपोनेंट डाल देना है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसमें कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीडिंग का कोई आता पता नहीं होता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सेम साइज का कंपोनेंट को आप डाल सकती हो, या तो क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ निकाल के छोड़ सकते हो। तो फिर भी आपका जो टच है वो काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे मानिए कोई कंपोनेंट आपको फॉल्टी नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, बोर्ड में जहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको निकालने के बाद इस तरह का कनेक्टर है इसका। तो इसके कनेक्टर के पास भी एक कैपेसिटर आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये कैपेसिटर फिलहाल बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है। तो इसका ग्राउंड चेक करते हैं। तो एक पिन ग्राउंड है और एक पिन पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव पिन हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंपोनेंट मतलब जो कैपेसिटर है इस टच का है या नहीं है, तो उसको भी हमें कंफर्म कर लेना है। तो इस साइड में चेक करने पर मतलब किसी पिन के साथ ये बीप नहीं दिया। तो अब टच का जो दूसरा साइड है उसमें चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से एक कंपोनेंट टच के कनेक्टर के साथ बीप दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है टच का ही है। तो अगर ये फॉल्टी होता, ये इसमें अगर शॉर्टिंग आपको मिलता
तो भी आपका जो टच है वो काम नहीं करता। तो टच काम नहीं करता है तो आपको सिर्फ टच बदलने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि टच का बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे इस आईसी टच का आईसी तो यहीं पे डाला गया है उस कनेक्टर के साथ ही। तो पहले इस आईसी के सराउंडिंग के कंपोनेंट को चेक करना है और उसके बाद क्या करना है, बोर्ड के कनेक्टर में, बोर्ड में जहाँ पे टच कनेक्ट होता है उसके बगल में जो कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसको चेक करके उसको रिपेयर करना है। और इतना अगर एक कंपोनेंट आपको फॉल्टी नहीं मिले, ये भी कंपोनेंट बिल्कुल सही है और ये सारी कंपोनेंट भी आपको बिल्कुल सही मिल रहा है, तो आप देख सकते हो मतलब इसका आईसी का जो पिन है वो बाहर की तरफ है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल के दूसरा आईसी भी डाल सकते हो। अगर आपके पास इसी साइज का दूसरा आईसी है या यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा गया होता है, तो इसी मॉडल का अगर आपको आईसी मिल रहा है तो मतलब दूसरा आईसी को निकाल के भी इसको डाल सकते हो हॉट गन यूज करके। लेकिन उतना करने में आपको अगर झंझट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पूरी टच को बदल सकते हो। तो इस तरह से हम एक एंड्रॉयड मोबाइल का जो टच का रिपेयरिंग है उसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए सारी कंपोनेंट्स को चेक करने का, और आपको मालूम होना चाहिए प्रोसेस किस तरह से चेक करना है और रिपेयरिंग करते हैं तो किस तरह से करना है। इसकी बेसिक आइडिया अगर आपके पास है तो आपको मतलब बोर्ड रिपेयरिंग करना या पार्ट्स रिपेयरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस कनेक्टर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सिम कनेक्टर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब ये जो सिम कनेक्टर है उसमें फॉल्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उसका रिपेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सिम कनेक्टर का 6 पिन होता है, आप देख सकते हो इस तरह से 6 पिन सिम कनेक्टर में लगे होते हैं। तो 6 पिन में से 2 पिन हमें प्लस और माइनस के लिए चाहिए, क्योंकि जो सिम होता है वो भी एक तरह का मेमोरी होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है, कुछ कॉन्टेक्ट, कुछ मैसेजेस और जो सिम का इंफॉर्मेशन कुछ होता है वो सभी स्टोर होता है। तो वो भी एक तरह का मेमोरी है। तो उसको ऑन करने के लिए हमें पहले वोल्टेज देना ज़रूरी होता है। तो वोल्टेज देने के लिए मतलब कोई भी 2 पिन इसका यूज किया जाता है, तो उसको हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी 4 पिनों में से क्या होता है कि जो माइनस के साथ, मानिए ये माइनस है, पता नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सा माइनस है। तो मानिए अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो मानिए अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ जो भी पिन होगा तो वो डमी पिन होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। समटाइम्स क्या हो जाता है, माइनस है तो ये अपोजिट होगा प्लस, और प्लस और ये ऊपर वाला जो पिन होता है माइनस का उसको कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन करने पर सेम पिन हो गया, मतलब एक ही फंक्शन के लिए 2 पिन का यूज भी किया जाता है, या समटाइम्स इस पिन को मतलब माइनस से ऊपर वाला जो पिन होता है उसको खाली छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ इसमें 6 पॉइंट्स में टोटल 2 पॉइंट्स, जैसे एक ए पॉइंट हो गया और एक ए पॉइंट हो गया था। एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट जिसमें पावर आईसी 1.8 वोल्ट सप्लाई देके सिम को ऑन करता है, और दूसरी नेगेटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव के साथ ऑलवेज नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो ये दोनों पिन वोल्टेज देने के लिए यूज होती है। उसके बाद ये जो नेगेटिव पॉइंट है उससे ऊपर वाला एक पॉइंट वो नॉट कनेक्टेड है, जो किसी पिन से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन किसी में आप ये प्लस और ये डमी पिन ये दोनों को कनेक्ट किया हुआ होता है। तो ये कनेक्ट हो या ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा पिन है, इसका यूज नहीं किया जाता है। और बाकी जो ये 3 पिन है इसको रीसेट, क्लॉक और डाटा पिन बोला जाता है। तो ये तीनों पिन सिम आईसी से जुड़ी होती है, और सिम आईसी से सेम इंफॉर्मेशन पावर आईसी में जाती है। तो इस तरह से हमें प्लस और माइनस के लिए 3 पिन यूज हो गया, और उसके बाद जो बाकी 3 पिन होता है उसमें डेटा, क्लॉक और रीसेट 3 सिग्नल होता है, जो मतलब सिम आईसी या तो पावर आईसी को दिया जाता है, क्योंकि जो सिम है उसको स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सिम का इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं होता है। तो जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जैसे सिम, और उसके बाद जो स्पीकर होता है, जो रिंगर होता है और जो एयर स्पीकर होता है, तो उस सभी को स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सभी का कनेक्शन पावर आईसी के साथ किया जाता है। मतलब सभी का अलग अलग एक आईसी होना ज़रूरी है, लेकिन सभी को अलग आईसी डालने के बाद बोर्ड का स्पेसिंग भी बढ़ जाता है। तो अभी बोर्ड को मतलब कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए सभी आईसी को एक ही में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको पावर आईसी के अंदर, उसका जितने भी आईसी होता है उसको पावर आईसी के अंदर डाल दिया जाता है। और जो
फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसे कि मेमोरी कनेक्टर हो गया, टच हो गया और जो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह का जो कनेक्टर है तो सभी का जो सिग्नल्स होता है उसे मतलब सीपीयू के साथ कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि सीपीयू क्या है, फास्ट है। तो मेमोरी से भी जितने भी इन्फॉर्मेशन जाएगा उसको भी फास्ट करना है, टच को भी फास्ट रिस्पॉन्स करना है, और जो डिस्प्ले है तो उसमें ग्राफिक का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको भी फास्ट करना है। तो इस तरह से स्लो प्रोसेसिंग और फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस को डिफरेंट आईसी के साथ कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद नेटवर्क प्रोसेसिंग होता है तो उसका अलग ही सेक्शन होता है, और उसके बाद कुछ और आईसीज और सेक्शंस बनाया होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैश के लिए एक सेक्शन बनाया गया है यहाँ पे, मतलब जो हाई वोल्टेज किसी को अगर देना है तो उसके लिए भी इस तरह से एक सेक्शन को बना दिया जाता है। जैसे डिस्प्ले के अंदर के जो लाइट होता है, एलईडी होता है, तो उसको ग्लो करने के लिए एक सेक्शन हो जाता है डिस्प्ले लाइट आई सेक्शन, और फ्लैश के लिए भी इस तरह का एक सेक्शन हो जाता है। तो अगर फ्लैश काम नहीं कर रहा है तो आपको इस तरह का जो सेक्शन होता है उसको भी रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। तो इस सिम को रिपेयरिंग करने के लिए, सिम में मानिए सिम डालने के साथ आपका जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब सिम का जो वोल्टेज पिन है उसमें अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होता है, जब हम सिम डालते हैं तो तभी क्या होता है, सिम कनेक्टर में वोल्टेज सेंड करता है, पावर आईसी। तो अगर हम सिम नहीं डालते तो उस कंडीशन में पावर आईसी सिम कनेक्टर को वोल्टेज नहीं सेंड कर रहा होता है। तो अगर समटाइम्स क्या हो जाता है, सिम डालने पर मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सिम नहीं डालने पर मोबाइल ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो प्लस पिन है उससे कनेक्टेड उस लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं पैरेलली, जैसे कि कैपेसिटर्स होते हैं 99% और समटाइम्स रजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन 99% केस कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, माइनस और प्लस को ज्वाइन कर देगा। तो इसको अगर वोल्टेज जो भी मिलेगा वो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में चला जाने पर मतलब पावर आईसी को शॉर्टिंग फील होगा, तो क्या होगा, मोबाइल को ऑन नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में हमें इसका जो प्लस पिन है उसको रिपेयर करना है। और समटाइम्स क्या हो सकता है, सिम डालने के बाद भी सिम शो नहीं करना, इंसर्ट सिम, सिम नॉट वैलिड, सिम एरर, इस तरह का कोई भी अगर सिम से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो बाकी 3 पिन्स होता है उसको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। एक प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूँ और एक प्रोब को चेक करता हूँ। तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो ये जो प्रोब है वो माइनस है। और माइनस के बाद ऊपर ये जो पिन होता है वो डमी पिन होता है, और समटाइम्स क्या होता है प्लस के साथ जोड़ा होता है। तो ये माइनस है तो ये पिन क्या होगा, प्लस होगा। और चलिए मैं आपको प्लस और इसका कनेक्शन है कि नहीं है तो देख सकते हो, ये दोनों पिन कनेक्टेड है, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और उसके बाद ये बाकी जो 3 पिन्स है वो डेटा, क्लॉक और रीसेट इस तरह का सिग्नल कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो प्लस पिन में आएगा। तो ये ए और ए दोनों प्लस है, लेकिन मोस्टली आप इसको प्लस माने, समटाइम्स ये खाली होता है तो इसको प्लस हम मानते हैं, और इससे जुड़ी जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रिंट है, लेकिन इसके साथ जो कंपोनेंट लगा था उसको निकाल दिया गया है या तो नहीं रखा गया है। तो आप देख सकते हो इसके साथ बीप दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट लगने वाला था वो इस प्लस का था, लेकिन फिलहाल इसमें कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो मतलब सीरियली कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर माइनस के साथ चेक करते हैं। तो इसका एक एंड माइनस है और जो दूसरा एंड है वो प्लस से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये मतलब पैरेलली, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं डालने से भी सिम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर कंपोनेंट डालते तो उसको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो फिल्टर होके आता है और सिम का जो लाइफ है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो फिलहाल इस प्लस के साथ हमें कंपोनेंट यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए इसके बगल में कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो सभी को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो कहीं पे तो आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे एक कंपोनेंट को रखा गया है और ये कंपोनेंट भी पैरेलल होना चाहिए। आप देख सकते हो माइनस के साथ जुड़ा है, तो मतलब ये पैरेलल ही है, एक कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ पे एक फिल्टर को डाल दिया गया है। तो इसमें 2 फिल्टर भी डाला जा सकता था क्योंकि प्रिंट यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इसमें नहीं डाला गया है, यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया है। तो इस तरह से हमें जो प्लस पिन का कंपोनेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है।
और प्लस पिन के बाद जो बाकी 1 2 3 3 पिन है तो उसका कनेक्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ भी कुछ कंपोनेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मतलब ऑप्शनल होता है, उस कंपोनेंट को रखना उतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हम ट्रेस करके देखते हैं एक बार इसके साथ कोई कंपोनेंट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो फिलहाल हमें कोई कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक प्रिंट बनाया गया है, तो मतलब प्रिंट तो बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट को डाला नहीं गया है। मतलब यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके बाद चलिए ये जो एक और पिन है उसको चेक करते हैं। तो इसके साथ भी कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा है, आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स का कनेक्शन नहीं मिला। तो चलिए अभी एक और पिन इधर है इस साइड में, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट दिया गया है लेकिन कंपोनेंट को नहीं डाला गया है। और इस साइड का कंपोनेंट्स चलिए देखते हैं, तो कंपोनेंट्स नहीं मिला है। मतलब जो डेटा पिन्स, क्लॉक पिन और रीसेट पिन है तो उसके साथ कंपोनेंट्स ऑप्शनल होता है, डाले तो भी चलेगा, नहीं डाले तो भी चलेगा। दोस्तों इसीलिए मोस्टली क्या किया जाता है कि जो वोल्टेज पिन है उसमें कंपल्सरी होता है एक कंपोनेंट एटलीस्ट डालना ही होता है। समटाइम्स 2 या उससे ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है प्लस पिन के साथ। लेकिन जो डेटा पिन, क्लॉक पिन और रीसेट पिन होता है तो उसके साथ कंपोनेंट होना ऑप्शनल होता है। समटाइम्स किसी मोबाइल में आपको मिल जाएगा या समटाइम्स नहीं भी मिलेगा। इस तरह से एक सिम कनेक्टर के साथ कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो और उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज और पैरेलल सेपरेट करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो सिम में फॉल्ट आए तो पहले आपको नई सिम डाल के देखना है, इस सभी टिप को क्लीन करके देखना है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो उस कंडीशन में आपको ये जो कंपोनेंट्स मिला है इसके साथ, जो पॉजिटिव पिन के साथ था, तो उसको निकाल देना है या तो इसी साइज का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से हम सिम का बेसिक रिपेयरिंग और जो बोर्ड का रिपेयरिंग होता है उसको कर सकते हैं। सिम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कनेक्टर है वो मेमोरी का कनेक्टर है और मेमोरी कनेक्टर के बगल में इस तरह से कुछ कंपोनेंट आप देख रहे हो इस तरह से डाला गया है। तो इसका जो पिन है उसको हम इस तरह से अगर टच करेंगे तो इसका जो बॉडी होता है वो माइनस होता है, आप देख सकते हो। तो इसका पिन में टच करने के बाद भी इसका बॉडी में टच हो जा रहा है। तो इसका पिन से हमें इसका कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम इस कंपोनेंट का माइनस को फाइंड कर ले यहाँ पे। और ये जो पिन है वो प्लस है, आप देख सकते हो। ये जो पिन है माइनस हो गया और ये जो पिन है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस क्या होगा, माइनस के साथ नहीं बीप देगा। तो अब हम चेक करते हैं सभी पिनों के साथ। तो अगर किसी पिन का कंपोनेंट ए होगा तो क्या होगा, उसी पिन के साथ बीप देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पिन के साथ ये बीप दे रहा है और जो बाकी दूसरा पिन है और जो बड़ी है उसके साथ नहीं देगा, क्योंकि जो प्लस है वो मतलब सिर्फ अपने ही पिन के साथ बीप देता है और माइनस तो कहीं पे भी बीप दे देगा। तो इस तरह से ये जो पिन है वो इस सिम का प्लस पिन है, क्योंकि जो कंपोनेंट है मोस्टली प्लस पिन में ही डाला जाता है, माइनस पिन के साथ कंपोनेंट का ज़रूरत नहीं होता है। और जो बाकी डेटा पिन और क्लॉक पिन्स होते हैं तो उसके साथ कंपोनेंट को डाला जा सकता है, आप देख रहे हो इस तरह से। लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं डाले तो भी चलेगा। तो इस तरह से अगर मेमोरी अगर हमारे मोबाइल में डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले हमें क्या करना है, मेमोरी को क्लीन करना है, टिप को भी क्लीन करना है ब्रश से। और फिर भी ना हो तो नए मेमोरी कार्ड डाल के देखना है। तो और फिर भी ना हो तो बोर्ड में प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर को निकाल के बाहर कर देना है, या तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो।